आप सभी का इस ई व्याख्यान में मैं स्वागत करता हूं। और इस ई व्याख्यान में हम एकाधिकारी के फर्म के संतुलन के अंतर्गत कीमत निर्धारण और लाभ के निर्धारण या हानि या सामान्य लाभ की स्थिति के बारे में जानेंगे। यह एकाधिकारी बाजार के फर्म के संतुलन का दूसरा भाग है और पहले भाग में हमने यह अध्ययन किया था कि एकाधिकार क्या है, एकाधिकारी की विशेषताएं क्या है, एकाधिकारी बाजार की विशेषताएं क्या है और एकाधिकारी बाजार की मांग वक्र कैसा होता है, औसत आगम वक्र कैसा होता है, सीमांत आगम वक्र कैसा होता है और अल्पकाल के अंतर्गत फर्म का संतुलन कैसा होता है, उसके बारे में हमने फर्म के संतुलन से संबंधित लाभ की स्थिति के बारे में अध्ययन किया था। आप इस ई व्याख्यान में जो बाकी बचा हुआ है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और ये पहले हम लॉस की स्थिति को ले रहे हैं, उसके बाद में सामान्य लाभ की स्थिति लेंगे और उसके बाद में दीर्घकाल के अंतर्गत किस प्रकार से फर्म का संतुलन होता है और लाभ और हानि की स्थिति क्या है। यद्यपि मैंने आपको बताया था कि एकाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें एक अकेला उस पदार्थ का विक्रेता होता है, इस कारण से पूर्ति पर और कीमत पर वह पूर्ण नियंत्रण कर सकता है, ऐसा माना जाता है। और एकाधिकारी शक्ति जो है वो प्रबल हो जाती है, जिसके कारण से वह अपनी पूर्ति और कीमत पर तो नियंत्रण करता ही है, साथ में कई बार एक ही पदार्थ का यानी कि एक जैसा पदार्थ वो उत्पन्न करता है, लेकिन उस समान वस्तु का अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत भी वसूल सकता है, जिसे कीमत विभेद कहते हैं। कीमत विभेद यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या प्राइस डिफरेंशिएशन। तो एकाधिकारी बाजार का अकेला मालिक होता है, इसलिए उस वस्तु के लिए, इसलिए फर्म और उद्योग भी एक ही माना जाता है। और जब फर्म के संतुलन की बात करते हैं तो हम उद्योग के संतुलन की बात भी करते हैं। इससे पूर्व हमने ये अध्ययन कर लिया था कि एकाधिकारी बाजार के अंतर्गत एकाधिकारी दीर्घकाल के अंतर्गत सदैव लाभ की स्थिति में होता है, लेकिन अल्पकाल में हानि लाभ या सामान्य लाभ की स्थिति में हो सकता है। लाभ की स्थिति के बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया, अब हम इस चित्र के माध्यम से हानि की स्थिति के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि एकाधिकारी का जो मांग वक्र होता है वो ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता होता है। चूंकि मांग वक्र और AR यानी औसत आगम वक्र एक ही होता है, इसलिए आपको ये जो दिखाई दे रहा है यह AR है और जो कि डिमांड कर्व भी है, और इसके नीचे MR इसके नीचे स्थित होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब कीमत परिवर्तित होती रहती है तो ऐसी स्थिति में एवरेज रेवेन्यू भी परिवर्तित होता रहता है, और जब एवरेज रेवेन्यू परिवर्तित होता रहता है और गिरता हुआ होता है तो ऐसी स्थिति में मार्जिनल रेवेन्यू उससे भी अधिक स्थिति में गिर रहा होता है। इस कारण से औसत आगम वक्र से सीमांत आगम वक्र नीचे स्थित होता है। संतुलन की वही शर्तें होती है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को ऊपर चढ़ता हुआ काटे, वही बिंदु संतुलन का बिंदु होता है। और इसमें हम देखें, ये जो मैं आपको रेड लाइन से दिखा रहा हूँ यह SMC है। SMC का मतलब यहाँ पे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, जो कि एवरेज मार्जिनल कॉस्ट को इस बिंदु पर काट रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो इस बिंदु पर संतुलन की स्थिति होगी और इस बिंदु से हमें कीमत निर्धारण करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो कीमत के लिए हमें इस बिंदु से एवरेज रेवेन्यू तक लंब खींचना पड़ेगा, अर्थात डिमांड कर्व तक एक लंब खींचना पड़ेगा। और जिस बिंदु पर वो टच कर रहा है, जैसे जे बिंदु है इस पर टच कर रहा है, तो इस बिंदु से y अक्ष को एक रेखा के माध्यम से मिलाना होगा, और जहां पे जिस बिंदु पर वो टच करता है, वो लाइन टच करती है, वही बिंदु हमारी कीमत का निर्धारण होगा, जिसे हमने P के रूप में दर्शाया गया है। अर्थात ये P जो है वो प्राइस है, अर्थात कीमत है। इसी तरह से इस दी हुई कीमत पर अब जो कीमत निर्धारित हो गई है, तो इस कीमत पर उत्पादक
कितनी मात्रा में बेचेगा, इसके लिए संतुलन के बिंदु से एक्स एक्सिस पर लंब डालकर मिलाना होगा, जो कि क्यू बिंदु पर मिल रहा है। और यह जो है क्यू उत्पादन की मात्रा तय करता है, अर्थात ओ पी कीमत पर ओ क्यू मात्रा उत्पादक या विक्रेता बेचने के लिए तैयार है। इस ओपी कीमत पर ओ क्यू मात्रा बेचने से इस एकाधिकारी को लाभ प्राप्त हो रहा है या हानि प्राप्त हो रही है, उसके लिए हमें गणना करनी होती है। तो लाभ और हानि के लिए वही पुनः शर्त मैं वापस दोहराना चाहूँगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। और जब हम अर्थशास्त्र में प्रति इकाई लाभ की गणना करते हैं तो पाई इज इक्वल टू ए आर माइनस ए सी, यानी कि पाई मतलब यहाँ पे प्रॉफिट है और ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू माइनस AC मतलब एवरेज कोस्ट। यानी संतुलन के बिंदु पर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कोस्ट से नीचे है तो हानि की स्थिति होगी, और एवरेज कोस्ट एवरेज रेवेन्यू से अधिक है कम है तो फिर लाभ होगा। चूंकि इस संतुलन के बिंदु पर जब हम देखते हैं तो एवरेज कोस्ट यहाँ से जा रही है, ये इस तरह से ऊपर बढ़ रही है, तो एवरेज कोस्ट जो है काफ़ी ऊंची है। एवरेज रेवेन्यू तो यहाँ तक रह गया है जे बिंदु तक, और कोस्ट जो है वो के बिंदु पर है, यानी ये लाइन है। तो इस संतुलन के बिंदु वाले जो हमने एवरेज रेवेन्यू तक लाइन खींची थी, इस लंब को और ऊंचा खींचते हुए एवरेज कोस्ट कर्व तक ले जाना होगा, उसको मिलाना होगा, और जहां पे वो मिलेगी वही बिंदु हमारा जो प्रति इकाई हानि की स्थिति को दर्शाएगा। और यदि हमें कुल हानि ज्ञात करनी है तो इसके बिंदु से, जिस बिंदु पर संतुलन के बिंदु से जो लंब डाला गया है एवरेज रेवेन्यू से होते हुए, तो उस बिंदु से जहां पर एवरेज कोस्ट को टच कर रहा है उस बिंदु से वाई एक्स को जो मिलाएंगे तो एक बिंदु प्राप्त हो गया, जिसे नाम दे दें, यहाँ पे एल नाम दिया हुआ है। और ये जो बॉक्स बना है एल के जे टी या पी एल के जे, पी एल के जे जो बॉक्स बना है, यही बॉक्स आपका हानि का बॉक्स है। पूरा ये जो एरिया है यह कुल हानि को दर्शा रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि इस ओपी कीमत पर ओ क्यू मात्रा बेचकर एकाधिकारी फर्म हानि की स्थिति में है, हानि उठा रहा है। चूंकि अल्पकाल में ऐसी स्थिति हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में ऐसा नहीं होता, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उत्पादक अकेला विक्रेता होता है, इस कारण से वो अपनी कीमत को घटा कर, बढ़ाकर, अपनी या फिर पूर्ति को रोककर अपने लाभ को पुनः संतुलन में ले आएगा और पुनः लाभ की स्थिति में चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि कभी कभी अल्पकाल में फर्म को सामान्य लाभ की स्थिति भी प्राप्त होती है, जो कि इस चित्र में दिखाई गई है। उत्पत्ति की मात्रा इस साइड में है जो कि एक्स एक्सिस पे है, और प्राइस, एवरेज कर्व, रेवेन्यू और मार्जिनल कर्व, कोस्ट और रेवेन्यू के कर्व्स लिए हुए हैं। यानी लागतें, कीमतें और आगम तीनों ही वाई एक्स पे है और उत्पत्ति की मात्रा एक्स एक्सिस पे है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ए आर ये आपका दिख रहा है जो गिरता हुआ है, एम आर उससे भी नीचे है, और ए एम आर को एस एम सी ऊपर चढ़ती हुई काट रही है जो कि ई बिंदु पर है। इस बिंदु पर जब हम एवरेज रेवेन्यू तक लाइन खींचते हैं और इस बिंदु से वापस जब हम वाई एक्स को मिलाते हैं तो जो बिंदु प्राप्त होता है वो हमारा कीमत होगा, प्राइस, जैसा कि दिख रहा है आपको। इसी तरह से इस संतुलन के बिंदु से एक्स बिंदु को लंब के माध्यम से जोड़ते हैं तो जो बिंदु प्राप्त होगा वह क्यू होगा, यानी उत्पत्ति की मात्रा। तो ओ पी मात्रा पर ओ पी कीमत पर ओ पी मात्रा, ओ क्यू मात्रा बेची जा रही है, और इस ओ पी कीमत पर ओ क्यू मात्रा बेचने से फर्म लाभ की और हानि की स्थिति के बारे में यदि जानकारी लेना चाहें तो उसके लिए हमें देखना होगा एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कोस्ट के अंतर को। एवरेज कोस्ट यदि एवरेज रेवेन्यू की संतुलन के बिंदु पर समान है तो सामान्य लाभ और सामान्य की हानि की स्थिति में, सामान्य लाभ की स्थिति में होगा, शून्य लाभ शून्य हानि कहते हैं इसको। और ऐसा ही इस बिंदु पर है, जिस बिंदु पर संतुलन का बिंदु
से लम डालकर एवरेज रेवेन्यू को टच करके जो बिंदु प्राप्त होता है उसी बिंदु पर एवरेज कॉस्ट भी टच कर रही है, अर्थात इस संतुलन के बिंदु पर एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर है, तो यह न लाभ न हानि की स्थिति कही जाती है, सामान्य लाभ की स्थिति कही जाती है। अर्थात यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को या एंटरप्रेन्योर को केवल उसके द्वारा उठाए गए जोखिम के बदले जो न्यूनतम आय होती है वो आय के रूप में ही प्राप्त हो रहा है, अतिरिक्त लाभ यहाँ पे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और चूंकि एकाधिकारी की स्थिति है तो वो सदैव लाभ की चेष्टा करता रहता है और सदैव लाभ के प्रयत्न करता रहता है, इसलिए ये कहा जाता है कि अल्पकाल में तीनों स्थितियां हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में फर्म सदैव लाभ की स्थिति में होती है और अतिरिक्त लाभ की स्थिति में होती है, और जितना हो सके वो अधिक लाभ कमाने की चेष्टा करती रहती है। तो अब हम चलते हैं दीर्घकाल में फर्म का संतुलन कैसा है। तो दीर्घकाल में फर्म के संतुलन को इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। इधर आउटपुट है एक्स एक्सेस पर और वाई एक्सेस पर प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू कर्व्स है, यानी पी, ए आर और एम आर है, और एम सी और ए सी भी है। एवरेज रेवेन्यू कर्व जो ए आर के रूप में है यही फर्म का डिमांड कर्व भी है, और एम आर कर्व यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो कि ए आर से नीचे स्थित है, क्योंकि गिरती हुई दशा में एम आर तेज गति से गिरता है इस कारण से। और संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऊपर चढ़ता हुआ काटे। एल एम सी चूंकि यह दीर्घकाल से संबंधित है, इसलिए एल एम सी लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व ई बिंदु पर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को टच कर रहा है, और इस कारण से ई बिंदु संतुलन का बिंदु है। इस बिंदु से जब हम एवरेज रेवेन्यू कर्व यानी डिमांड कर्व को टच करते हैं और फिर उस बिंदु से वाई अक्ष को मिलाते हैं एक रेखा के माध्यम से, तो वाई अक्ष पर जो बिंदु प्राप्त होगा उससे हम कीमत कहेंगे। कीमत निर्धारण होता है इस तरह से, और ओ पी कीमत यहाँ पर तय होती है, और ओपी कीमत पर कितनी मात्राएं होगी वो संतुलन के बिंदु से एक्स एक्सिस पर लंब डाल के जो मिलान किया जाता है और जो मिलने से बिंदु प्राप्त होता है उसे क्यू नाम दिया है, और यही उत्पत्ति की मात्रा तय करती है, यानी ओ पी कीमत पर ओ क्यू मात्रा बेची जा रही है। इस ओ पी कीमत पर ओ क्यू मात्रा बेचकर फर्म दीर्घकाल में लाभ की स्थिति में है, ऐसा इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। लाभ के लिए वही शर्त है, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू में जितना अंतर होता है उतना ही लाभ या हानि की स्थिति होती है। एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट यदि बराबर है संतुलन की दशा में तो वह सामान्य लाभ की स्थिति होती है, और एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से संतुलन की दशा में अधिक होता है, अर्थात एवरेज रेवेन्यू कर्व ऊपर होता है और एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे होता है, तो लाभ की स्थिति होती है। चूंकि संतुलन का बिंदु ई है और इस बिंदु पर एवरेज रेवेन्यू कर्व एफ बिंदु पर है और एवरेज कॉस्ट कर्व ये यहाँ से एल ए सी के रूप में दिखाया जा रहा है, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट, जो कि इस ई बिंदु पर टच कर रहा है, और ये जो ई बिंदु है ये ई और एफ में अंतर ही लाभ को पैदा कर रहा है, अर्थात संतुलन के बिंदु पर एवरेज कॉस्ट से एवरेज रेवेन्यू ई एफ के बराबर अधिक है, तो प्रति इकाई लाभ भी ई एफ के बराबर होगा, और कुल लाभ के लिए हमें इस बिंदु से यहाँ वाई एक्स को मिलाना होगा, और इस तरह से एक बॉक्स बन जाएगा। ये पूरा का पूरा लाभ का एरिया होगा, ये जो बॉक्स है पूरा ये लाभ का एरिया है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि दीर्घकाल में यह लाभ की स्थिति है, दीर्घकाल के संतुलन के अंतर्गत एकाधिकारी की ये लाभ की स्थिति है, और एकाधिकारी सदैव लाभ अतिरिक्त लाभ कमाने की चेष्टा करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है, और इसीलिए वह ये दीर्घकाल में सदैव लाभ की स्थिति में होता है। और कितना तक कर सकता है, देखिए उतना तक कर सकता है जितना मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होते हैं, उतने तक वो अपने
कोस्ट कर्व को नीचे लाने की कोशिश करेगा और एवरेज रेवेन्यू को उतना ही अधिक ऊंचा करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से यह इन दोनों में गैप बढ़ जाता है और यही अतिरिक्त लाभ को पैदा करता है। इस तरह से हमने देखा कि एकाधिकारी फर्म अल्पकाल में लाभ हानि या न लाभ न हानि की स्थिति हो सकती है फर्म को, लेकिन दीर्घकाल में सदैव प्रॉफिट के प्रयास करता रहता है और अतिरिक्त लाभ कमाने की चेष्टा करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है। इसीलिए दीर्घकाल में पूर्ति या कीमत को नियंत्रित करके, परिवर्तित करके वह अतिरिक्त लाभ की स्थिति में चला जाता है, ऐसा कहा जाता है। और इसके साथ एक और चीज़ मैंने कही थी कि एक ही वस्तु के, यानी एक जैसी वस्तु वो पैदा कर रहा है, उसका कोई कंपटीटर नहीं है, तो वो समान वस्तु ही है, लेकिन अलग अलग उपभोक्ताओं से, अलग अलग क्रेताओं से वो अलग अलग कीमतें वसूल करता है, जिसे कीमत विभेद कहते हैं। और कीमत विभेद की दशा में यदि संतुलन की बात करें तो यदि वो दो मार्केट हैं जिसमें वो बेच रहा है या फिर दो क्रेताओं को अलग अलग रेट पे बेच रहा है, तो दोनों के लिए मांग वक्र जो होगा वो अलग अलग होगा और उस मांग वक्र पर, और दोनों में कीमत एक में कम होगी और एक में अधिक होगी, और दोनों कीमतों की जोड़ करके उसका कुल संतुलन जो होगा वो उन दोनों का जोड़ होगा। यानी दोनों क्रेताओं से जो मूल्य वसूला गया है और जो आगम प्राप्त हुआ, या दो मार्केट है और दोनों मार्केट में वो अलग अलग रेट से एक ही वस्तु को बेच रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों मार्केट के लिए अलग अलग एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा, एवरेज कोस्ट कर्व होगा, और उसके बाद में इन दोनों का जोड़ जो होगा, उस जोड़ को जोड़ के एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कोस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कोस्ट को जोड़ करके जो संतुलन का बिंदु होगा, इन दोनों का जोड़ का संतुलन का बिंदु होगा। अर्थात इन ए और बी दो मार्केट है, तो अंत में जो इन दोनों की जोड़ आएगी, उसी मार्जिनल रेवेन्यू के ऊपर मार्जिनल कोस्ट कर्व जहाँ पे स्पर्श करेगा, वही बिंदु उसका संतुलन का बिंदु होगा और उस संतुलन के बिंदु से ही लाभ और हानि की स्थिति को तय किया जाएगा। धन्यवाद।